हेलो बेटा। तो गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे आई होप। हमने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने बताया था कि डायमेंशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो 3 एप्लीकेशन मैंने बताया था कि एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना, दूसरा कोई फिजिकल इक्वेशन दिया है वो सही है कि गलत है ये पता करना, और तीसरा ये था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी पर अगर डिपेंड करता है तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा ये जानना था। तो पहले एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूं, उसके बाद मैं सेकंड एप्लीकेशन पे आता हूं। इसमें कुछ नए टाइप के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो नीट वूट में बहुत ज़्यादा पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी मैं अभी जिक्र करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आइए देखिए, पहले मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं उन सब पे जाता हूँ। देखो जरा ध्यान से। तो कहा जा रहा है, कुछ ऐसे दे रहा है, देखिए द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन एसआई सिस्टम यूनिट। मतलब मैंने क्या कहा था कि आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी एक सिस्टम में दे दी जाएगी और उसको किसी अदर सिस्टम में आपसे क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा कि अदर सिस्टम में उसका वैल्यू क्या होगा। तो आइए, मैंने इसके लिए क्या बताया था। सबसे पहला तो काम ये किया करिए, जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से अदर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है ये जानो, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है ये जानो, और फिर उसको कंपेयर कर दो MLT टू द पावर ABC से और ABC का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। उसके बाद आपको मैंने एक फार्मूला बताया था N2 = N1 इन ब्रैकेट M1/M2 टू द पावर A, L1 upon L2 टू द पावर B, T1/T2 टू द पावर C। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है सरफेस टेंशन, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। जिसका वैल्यू दिया गया 72 डाइन पर सेंटीमीटर। तो डाइन तो फोर्स का यूनिट है ना सीजीएस सिस्टम में, मतलब ये दिया गया है सीजीएस सिस्टम में और इसको हमें एसआई सिस्टम में बताना है। तो आइए, तो यहाँ पर पहले हमने क्या कहा, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, सरफेस टेंशन की बात हो रही है। सरफेस टेंशन का हम डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं और ये तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप यहां से निकाल सकते हो। यहां से देखो, ये डाइन मतलब फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ML/T/-2 और सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, जिसका डायमेंशन फार्मूला होगा L से L कैंसिल हो जाएगा तो M/T/-2 हो गया। कितना हो गया, वो M/T/-2 हो गया। इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, M⁴ T M⁴ A और T⁴B से कंपेयर करेंगे। देखो L है नहीं तो L लिखने की जरूरत नहीं, अगर L होता तो मैं MLT के फॉर्म में लिखता, ठीक है। यहाँ जो भी आता है ना उसी के फॉर्म में यहाँ ले लेते हैं। अब अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ M का पावर A है, यहाँ M का पावर कितना 1 है, तो दैट इज 1A = 1 हो जाएगा। यहाँ T का पावर B है और यहाँ T का पावर क्या है आपका -2 है, तो B = कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आइए जरा देखिए, अच्छा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पहले सिस्टम में है वो कितना दिया गया है, तो ये देखो 72 दिया गया। कितना दिया गया है 72। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, N2 = N1। यहाँ दो की बात हो रही है M और T, तो मैं M और T में ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो M1/M2 टू द पावर A मैंने माना, ठीक है, और T1/T2 टू द पावर B। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। N1 का वैल्यू कितने के बराबर है, 72 के बराबर है। यहाँ M1 मतलब मास और 1 मतलब पहले सिस्टम में, तो पहला सिस्टम हमारा सीजीएस है, यहाँ से पता चल चुका है। और सीजीएस में मास को किस में मेजर करते हैं बेटा, ग्राम में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। और M2 मतलब होगा कि सेकेंड सिस्टम में मास का यूनिट, और सेकेंड सिस्टम तो हमारा ऐसा यूनिट है, तो उसमें हम लोग मास को किस में मेजर करने वाला है, किलोग्राम में। और A का वैल्यू कितना है 1 है। अब जरा देखो बाबू, यहाँ T मतलब टाइम, तो सीजीएस सिस्टम में भी टाइम को हम सेकेंड में मेजर करते हैं और एसआई सिस्टम में भी हम लोग टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में। और B की जगह पर कितना आ जाएगा, वो -2 हो जाएगा। अब जरा देखो 72, ये ग्राम तो मैंने ऐसे रहने दिया, किलोग्राम को हम ग्राम में बदल रहे हैं,
तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला, मिली सेंटीडेसीग्राम डेका हेक्टो किलोग्राम। तो आप जरा देखो बेटा, हमको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। और मैंने कहा था ये मेरा राइट हैंड है, अगर राइट हैंड से चलते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड से चलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो देखो ये हमको डिवाइड करना है, क्या करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम लोग राइट से चलना है ना। तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं और 1 2 3, तो यहाँ पर 3 0 भी लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 और ये जगह ग्राम। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो 1 के पावर कुछ भी है, इससे इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। 72 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, -3, 1 2 3 ऊपर चला जाएगा -3। अब ये आ गया हमारा एसआई सिस्टम है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, हम इसको लिख सकते हैं डाई है ना, तो इसको भी न्यूटन कर सकते हो, और ये सेंटीमीटर है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मीटर कर सकते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह का ये जो हमारा पहला एप्लीकेशन था, और पहला एप्लीकेशन क्या था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम में दे दी जाएगी उसकी वैल्यू, और आपको दूसरे सिस्टम में उसके वैल्यू को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। ठीक है बाबू। हाँ बेटा, अब जरा देखिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। देखो पहले ही एप्लीकेशन में सेकंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ। बेटा देखो अभी तो मुझे पता है, क्या पता है कि मेरे फेस की तरफ जो होगा वो ईस्ट होगा, और ये वेस्ट होगा, ये हैंड नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ऐसा मुझे कहा गया है, ठीक है ना। कि जिधर भी आपका सनराइज कर रहा है उधर अपना माउथ करके खड़े हो जाओ, और वो फ्रंट वाला आपका ईस्ट होगा, बैक क्या होगा, वेस्ट होगा, और आपका लेफ्ट हैंड क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा, और राइट हैंड क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हम आपके माइंड को चेक करना चाहते हैं कि आप रट्टू टाइप के हो कि समझने वाले हो, समझ में आया कि नहीं आया। तो उस सिचुएशन में मैंने क्वेश्चन क्या किया, ध्यान देना, रियलिटी तो ये है कि ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, लेकिन मैंने आपके दिमाग को चेक करने के लिए कहा, मैंने कहा अगर ये ईस्ट हो, अगर ये मतलब जो साउथ है वो ईस्ट हो जाए, तो बताओ नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा होता नहीं है तो सही है कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है, क्या आप समझने वाले बच्चे हो कि रट्टू बच्चे हो। रट्टू हो तो नहीं बता सकते हो, और समझने वाले तो बिल्कुल बता सकते हो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर साउथ हमारा ईस्ट हो जाए तो बताओ नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, साउथ हमारा ईस्ट हो जाए, इसका मतलब हम ईस्ट की तरफ अपने माउथ को ऐसे कर देते हैं, तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ बनेगा, क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा साउथ ईस्ट है तो उस सिचुएशन में जो हमारा नॉर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रीजनिंग में तो बहुत पूछे जाते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा क्या होगा, और रियलिटी में तो ऐसा है नहीं, लेकिन वो आपके माइंड को चेक करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यह आपका AIPMT में पूछा गया था 2014 में। क्वेश्चन क्या है इस पे देखो, 2014, 2016, 2017 में ये क्वेश्चन लगातार पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है समझना, अब तक तो आपने यही पढ़ा है कि मास, टाइम, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटी बताया था कि नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वो 7 हमारे फंडामेंटल थे। तब हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछने के लिए कहते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को ही उलट दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा कि इस बार आप फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को फंडामेंटल मानो। अगर इनको आप फंडामेंटल मान रहे हो तो उस कंडीशन में बता दीजिए मास का डायमेंशन क्या होगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो फंडामेंटल तो वो 7 थे,
तो उसके बेस पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकालना सिखा दिया था। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया, कहा उन सातों को हम फंडामेंटल नहीं मानेंगे, हम फोर्स को, वेलोसिटी को, टाइम को फंडामेंटल मानेंगे और फिर आप हमें मास का डायमेंशन बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बाबू बहुत सिंपल सा काम है, आपको जो भी यहाँ दिया जा रहा है, जैसे फोर्स दिया गया, वेलोसिटी दिया गया, टाइम दिया गया है, तो हम क्या करने वाले हैं, फोर्स का हम फार्मूला जानते हैं, तो हम फोर्स के फार्मूले को ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते करते कुछ ऐसा करेंगे कि उसमें ये क्वांटिटी इन्वॉल्व हो एज वेल एज ये क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। और अगर ऐसा कर लिए तो इसमें कोई दम है ही नहीं। आओ चलो देखा जाए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं बेटा, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मास, हाँ मास का तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना ये भी मुझे चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं मुझे एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे तो वेलोसिटी और टाइम चाहिए, तो मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मैंने पढ़ाया है कि एक्सेलरेशन की जगह पर हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो एकदम हो गया, क्यों, फोर्स मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मास हाँ ये तो निकालना ही है, वेलोसिटी बिल्कुल चाहिए और टाइम बिल्कुल चाहिए। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, मास का डायमेंशनल फार्मूला बड़े आराम से निकाल लेंगे, और कैसे निकालेंगे तो खुद ही देख लीजिए। अब मास का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा बेटा, आपने फोर्स को फंडामेंटल माना है, टाइम को फंडामेंटल माना है, वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है, मतलब इसका जो मास का यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, एफ टी बी पर -1। क्लियर है ना, कहीं को जाओ। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, क्या रहा है, इफ एनर्जी ई, वेलोसिटी v and time t are taken as the fundamental quantities, then find the dimensional formula of surface tension। इस बार हमें सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला बताना है, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो सातों को नहीं मानना है, एनर्जी को मानना है, वेलोसिटी को मानना है और टाइम को मानना है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम एक काम करते हैं, हम इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। अच्छा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है जरा ध्यान से देखो। सरफेस टेंशन एक्चुअली में मैंने आपको बताया था, जो हमारे लिक्विड होते हैं उन लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मिनिमाइज। तो अगर यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रा किया जाए इसके सरफेस पर, तो इसके सरफेस पर ऐसे जो लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो लग रहा है किसके द्वारा? इस मॉलिक्यूल्स के द्वारा। कहाँ पर? इस इमेजिनरी लेंथ पर। वही हमारा क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सिग्मा से। तो आओ देखो देखो तो हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन। क्योंकि हम सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या जानते हैं बाबू? फोर्स अपॉन में डिस्टेंस जानते हैं। या से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अच्छा, हमको क्या क्या चाहिए? सरफेस टेंशन बिल्कुल चाहिए, फोर्स फोर्स नहीं चाहिए, लेंथ नहीं चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। एक काम करते हैं, देखो हम इसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मैंने एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया कि एनर्जी मतलब वर्क। एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क। और वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स हम टाइम यहाँ डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दे रहे हैं। और देखो ये इससे कटेगा तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जरा देखो क्या हो जाएगा बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एनर्जी लिख दिया। अब ध्यान देना, यहाँ पर सिंबल को बहुत ज्यादा लेके नहीं चलना, क्योंकि डायमेंशनल फार्मूला मैंने बताया था, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो ब्रेथ हो, चाहे वो हाइट हो, सबका डायमेंशन तो यही होता है ना। ये नहीं कि मैं कहीं यल लिख दे रहा हूँ, कहीं यस लिख दे रहा हूँ, यस को डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, यल को डिस्टेंस कर रहा हूँ। हाँ, ये अलग अलग चीजें हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला तो एक ही होगा ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप जरा देखो तो बाबू, अब क्या होगा? चलो, एनर्जी तो मुझे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मुझे वेलोसिटी चाहिए। हाँ, एक काम करते हैं, मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो हम टाइम से मल्टीप्लाई और टाइम से डिवाइड कर, कोई दिक्कत? अच्छा, अब लेंथ यार डिस्टेंस ही मान सकते हैं, इसका मतलब एक बार और टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी स्पीड हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके तो डायमेंशनल फार्मूला वही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, पता क्या? टी मिल करके हो जाएगा टी स्क्वायर
और इसको हम v भी मिल करके लिख सकते हैं v²। क्लियर है बेटा? अब देखो एनर्जी हाँ मिल गया, ठीक है, वेलोसिटी बिल्कुल मिल गया, टाइम हाँ मिल गया, चलो काम बन गया हमारा। तो अब हम लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर डायमेंशनल फॉर्मूला सरफेस टेंशन वो हो जाएगा E, ये ऊपर जाएगा v⁻⁻2 t⁻⁻2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं बेटा, ठीक है। ये आपका 2015 में पूछा था, ये भी आपका एम्स का ही क्वेश्चन है, AIPMT का क्वेश्चन है, सॉरी AIPMT का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैंने कहा ना डायमेंशनल फार्मूले पे जो क्वेश्चन मिलेंगे वो कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि भैया वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बता दो, अभी तो इतना इजी देने वाले नहीं है, ठीक है ना। हाँ आपके स्कूल का एग्जामिनेशन होता तब चलो पूछ लिया जाता कि भैया चलो अच्छा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला बता दो, लेकिन आप जब कंपटीशन में जाओगे, नीट में जाओगे, जेई में जाओगे, तो वहाँ तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। तो वहाँ डायमेंशन से ही रिलेटेड बट लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको अपना ब्रेन लगाना होगा, ना कि टीचर का ब्रेन लगाना होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट? तो ये सेकंड हमारा एप्लीकेशन, मतलब पहला एप्लीकेशन में ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे तो मैंने क्या आपको प्रोसीजर बताया कि क्या क्या हमें सोच करके करना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है बेटा। तो ये जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ बेटा देखो एक नया तरह का क्वेश्चन आया इसी में, एक तो उस तरह का क्वेश्चन हो गया, अब एक नया तरह का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखना, कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। अच्छा हमें 60 जूल पर मिनट का वैल्यू फाइंड करना है ऑन ए सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम में जिसमें दैट हैज 100 ग्राम 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज द बेस यूनिट। मतलब अब तक हम लोग क्या करते थे, अगर MKS सिस्टम का इस्तेमाल करते थे तो मास को किलोग्राम में, डिस्टेंस को मीटर में, टाइम को सेकंड में लेते थे। अगर CGS सिस्टम का इस्तेमाल करते थे तो मास को ग्राम में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर में और टाइम को सेकंड में लेते थे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। क्वेश्चन क्या करा बेटा, क्वेश्चन करा आपको इस 60 जूल पर मिनट, मतलब एक तरह से पावर कर सकते हैं, अभी इसको कन्वर्ट करेंगे तो पावर, इस पावर को आपको एक ऐसे सिस्टम में बताना इसका वैल्यू जिसमें इसको बेस यूनिट बनाया गया हो, मतलब फंडामेंटल यूनिट बनाया गया हो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे आओ जरा देखो बेटा। सबसे पहले तो एक काम करो, जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है जिसको कन्वर्ट करना है उसे किसी एक सिंगल सिस्टम में कर लो। तो हम एक काम करते हैं, जब जूल दिया ही है तो क्यों ना हम इसको MKS में कन्वर्ट करना या SI में कन्वर्ट करना है, दिया और जूल पर सेकंड मुझे पता है पावर है, ये 60 जूल, अब मिनट दिया ना तो 1 मिनट में 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 जूल पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो तुरंत, चलो पावर का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप भूल गए हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, P इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में टाइम। जो बंदा जितना ज्यादा समय तक काम करता है उसका पावर उतना ज्यादा होता है। तो एनर्जी का होता है m/2 और ये टाइम का हो जाएगा t, तो ये ऊपर चला जाएगा t/-3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं पावर का m/2 t/-3 हो जाएगा। कंपेयर कर दें यहाँ m के पावर a से, l के पावर b से, t के पावर c से, तो a का वैल्यू देख लो 1 है, b का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू कितना है -3 है। कहीं कोई डाउट? अब जरा देखिए बाबू, हम जानते हैं क्या, N2 जिस सिस्टम में हमें यूनिट चाहिए इक्वल टू N1, यहाँ हो जाएगा N1 अपान में N2 टू दी पावर a, N1 अपान N2 टू दी पावर b, T1 अपान T2 टू दी पावर c। अब जरा ध्यान से देखना बेटा, N1 पहले सिस्टम में कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, रख दिया 1, ठीक है। मास पहले सिस्टम को मैंने किस में बदल दिया है, MKS में बदल दिया है, तो मास को हम लोग किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, और दूसरे सिस्टम को भी छोड़ दो, a का वैल्यू कितना है 1 है। अच्छा पहले सिस्टम में डिस्टेंस को किस में, मीटर में, दूसरे सिस्टम को छोड़ दो, b का वैल्यू कितना 2 है, यहाँ टाइम को किस में, सेकेंड में छोड़ दीजिए, c का वैल्यू कितना -3। अब आओ जरा देखो तो जो दूसरे सिस्टम है उसमें मास को किस में मेजर किया गया, देखो 100 ग्राम दिया है, क्या लिया बेटा
100 ग्राम मीटर। और डिस्टेंस को किस में लिया बेटा? 100 सेंटीमीटर लिया। और टाइम को किस में लिया बेटा? 1 मिनट मीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सिंपल था, कुछ था नहीं इसमें, एकदम आसानी से हम इसको सीख सकते थे। ठीक है ना, कुछ करना नहीं है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जाए तो पहले जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जा रही है उसको आप एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लो या सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, उसका वैल्यू यहाँ रख लो। इससे ये फायदा होगा कि यहाँ पर आपको लिखने में आराम होगा। अभी ये एमकेएस में है तो किलोग्राम मीटर सेकंड लिख दिया। अगर किसी बच्चे ने सीजीएस में इसको कन्वर्ट किया होता तो यहाँ पर क्या लिखता? यहाँ ग्राम लिखता, यहाँ सेंटीमीटर लिखता है, यहाँ सेकंड लिखता। और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको नीचे हम इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है ना। अब जरा देखो बेटा, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगा पावर 2। और सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होता है बेटा, और -3 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, दिख नहीं रहा क्या? नीचे अपना है। अच्छा ठीक है, इसके नीचे नहीं दिख रहा, चलो यहाँ पर। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। देखो बेटा 1 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है ना। अब पावर 1 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये 100 सेंटीमीटर कर गया। और 1 के पावर 2 लिखने का कोई मतलब, चलो लिख देते हैं। और यहाँ देखो 60 के पावर -3 है, तो 60 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है और ये -3 है। जब ऊपर करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो अब क्या आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा, 60 का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना? 6 × 10⁻⁶.0 देते हैं, ऐसे समझ लो। इसको लिख सकते हैं 60 × 60 × 60। और ये कितना है आपका? 10 है। तो इसको लिख सकते हैं 6 × 36, 36 × 6 × 36, 36 216 और इंटू 10⁻⁴ 1 2 3 4। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम डेसिमल यहाँ मान सकते हैं, इसको यहाँ लाना। और मैंने कहा था जब भी हम राइट हैंड से चलते हैं तो प्लस लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? प्लस लगाते हैं। तो 10⁻⁴ ये और 2 ये, तो +2 हो जाएगा। 2.16 × 10⁻⁴ कितना जाएगा? 6। ये न्यू सिस्टम मिल जाएगा। किसमें जाएगा? न्यू सिस्टम में। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लोग मास को 100 ग्राम माने होंगे, डिस्टेंस को 100 सेंटीमीटर माने होंगे और टाइम को 1 मिनट माने होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना। ठीक, अभी इनसे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। ठीक है ना, उसको मैं अभी नोट में बना के भेज देता हूं। तो बेटा आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना और उसको करके मुझे भेजना जरूर। ठीक है ना, क्योंकि देखो मैं एक बार कह दे रहा हूं, आप अगर एक्टिव हो तो मैं एक्टिव हो जाऊंगा, पक्का हो जाऊंगा। ठीक है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, देखो आपको लग रहा है ना कि इस समय बच्चे बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है यार। मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूँ कि देखो मैं 2 बजे से ले करके इस समय, ठीक है, लगातार 9 बजे तक क्लास ले रहा हूँ। ठीक है ना। होम ट्यूशन में ले रहा हूँ। होम ट्यूशन में ऐसा भी हुआ जहाँ पर पहले 1 घंटा मैं पढ़ाता था, ठीक है, और उसके लिए जितना मुझे पे किया जाता था, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि सर आप बच्चे को 1 घंटा और टाइम दे दीजिए और उसका 2 गुना आप हमसे पैसा ले लीजिए। यार पता है, क्योंकि मैं जिनके वहाँ पढ़ाता हूँ या तो वो प्रोफेसर है या तो वो कैप्टन है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं सब लोग। और ऐसे सोसाइटी में जहाँ पर बहुत वेल एजुकेटेड लोग, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, वो एजुकेशन का महत्व समझ रहे हैं, वो एकदम समझिए कि अपने बच्चों को पढ़ने पे ही लगा दिए हैं। और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं यार, बिल्कुल कर रहे हैं, एकदम कर रहे हैं, जम के कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखो बेटा कि ये लॉकडाउन में हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कुछ होगा नहीं। होगा, क्योंकि एग्जाम तो आपका उसी समय होगा, या 1 महीना बाद होगा, 2 महीना बाद होगा। सिलेबस तो वही रहेगा यार। मान लो सिलेबस भी कम कर दिया जा रहा है बोर्ड के द्वारा, तब भी तो यार अब बताओ, आप डायमेंशन पढ़े हो, चिल्ला रहे हो मैंने डायमेंशन एकदम अच्छे से तैयार कर लिया है, अभी इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन दे देगा तो आप कर लोगे? जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड को खुद नहीं ब्रॉड करोगे, नहीं कर सकते हो। और लॉजिकल क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से करो और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं कल भेजता हूँ।